अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है ना हमने पीएमएस की सीरीज स्टार्ट करनी है। इसके अंदर हम उर्दू जो है ना पीएमएस की भी और जो तहसीलदार के लिए उर्दू का आपका पेपर होना है उन दोनों दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पीएमएस के सिलेबस के बारे में बता देती हूँ और तहसीलदार में जो चीज़ें आती हैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। पीएमएस के अंदर आपका ऐसे आता है 30 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका यही होता है कि आपने ऐसे लिखना होता है जो कि होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपकी जो तलखीस है वो आ जाती है। तलखीस जिसको इंग्लिश में आप प्रेसी कहते हैं। प्रेसी का आपको पता है, अगर यही चीज उर्दू में आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बात हो रही है। तलखीस को ही प्रेसी कहते हैं, प्रेसी को ही तलखीस कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। फिर 15 मार्क्स की आपकी वो आती है। उसके बाद आपके गलत सेंटेंस आते हैं, गलत जुमले लिखे हुए होते हैं और आपने उनको ठीक करके लिखना होता है, उनकी करेक्शन करनी होती है, ठीक है। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो हमारे पहले ग्रामर वाले लेक्चर है उसके अंदर ये चीज पढ़ा दी है। उसके बाद आपके जुमले आ जाते हैं, ठीक है। मुहावरात, उसमें आपको कोई 8 जुमले दिए हुए होते हैं जिसमें से आपने 5 जो है ना उनके सेंटेंस बनाने होते हैं। उसके बाद आपके पास 5 शेर आते हैं। 5 शेर में से आपने 3 की तशरीह करनी होती है, ठीक है। और शायर का नाम भी आपने बताना होता है। फिर आपका 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है। इंग्लिश में पैराग्राफ दिया हुआ होता है और आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। अब यहाँ पर एक बुक बताती है जो पीएमएस और तहसीलदार दोनों के लिए एक ही बुक काफी है, कलीदे उर्दू, ठीक है। वो वाली बुक ले लें, कलीदे उर्दू। जो आपके सेंटेंसेस हैं वो भी आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, अशार भी अगर आप वहां से समझ के पढ़ें, क्योंकि यहाँ आपने बुक से सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एग्जामिनर बुक से तो पेपर नहीं देगा ना, उसने तो आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर वो जहां से मर्जी पेपर दे दे। सिंपल चीज ये है कि आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, आपको प्रेसी बनानी आनी चाहिए, फिर वो चाहे जिस मर्जी टॉपिक पे आपको ऐसे दे दे, पैराग्राफ जो मर्जी प्रेसी का दे दे, आपको बस पता होना चाहिए कि इसको इसके रूल्स क्या हैं, इसको किस तरह से हमने बनाना है। अगर इन चीजों का आपको पता है ना तो ये फिर मैटर नहीं करता कि आप उसके लिए 10 बुक पढ़ के जाएं या 1000 बुक पढ़ के जाएं। मैं हमेशा एक ही बुक प्रेफर करती हूँ, कोर बुक। अपने पास हमेशा एक ही कोर बुक रखा करें। फिर एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए अगर आपको कभी कुछ चाहिए तो उसको आप सर्च कर लेंगे, उसके लिए आप एक बुक ले लें, ठीक है। अगर कोई टॉपिक उसकी आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आपने बुक। उर्दू के लिए आपको ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। सीएसएस में नहीं, अगर सीएसएस में आपने उर्दू रखी है तो वो उर्दू लिटरेचर है, उसके लिए काफी बुक्स हैं। अगर आप पीएमएस में उर्दू आपने करनी है ना तो उसके लिए एक ही बुक काफी है। पीएमएस और तहसीलदार दोनों के लिए कलीदी उर्दू, ठीक है। वहां से आपके सेंटेंस भी हो जाएंगे और जो करेक्शन आती है, ठीक है, गलत जुमले आते हैं उनको आपने ठीक करके लिखना होता है, वो भी वहीं से हो जाते हैं। बाकी ऐसे और प्रेसी में आपको पढ़ा दूंगी, प्रैक्टिस के लिए वो बुक काफी है, उसमें पास पेपर बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार के लिए भी आपने यही बुक परचेज करनी है, कलीदे उर्दू इनाव है, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तहसीलदार में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तहसीलदार में आपका मजमून आता है 50 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपके मुहावरात आते हैं 10 नंबर के, जुमले मैंने आपको बताए वो आपके कलीदी उर्दू से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी ग्रामर आती है 25 नंबर की। ग्रामर में वो 2 क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है और एक 10 नंबर का होता है, उसको आपने नीचे आंसर उसका देना होता है। एमसीक्यूज नहीं होते ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपकी तलखीस वही प्रेसी आपकी 15 नंबर की आ जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है काम, अब मजमून लिखना सीख लें, ठीक है। उसके बाद आपने डेली बेस पे क्या करना है उसकी आउटलाइन बनानी है। फिर उसके बाद मुहावरात मैंने बोला वो आपके बुक से हो जाएंगे, ग्रामर का इश्यू नहीं है, मैं करवा दूंगी। फिर तलखीस जो है प्रेसी आपकी, उसके लिए भी आपने क्या करना है, जस्ट उसको आपने लिखना सीखना है और प्रैक्टिस आपने उसकी डेली बेस पे करनी है। आप कोई भी छोटा सा पैराग्राफ ले लें और उसको प्रेसी बनाते जाएं डेली बेस पे। इसके अलावा जो ये तहसीलदार के लिए और पीएमएस की उर्दू के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत इजी पेपर है, जस्ट आपने इसको 15 डेज अच्छी तरह देने हैं, एक एक चीज को समझ के पढ़ना है, काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये पेपर आपका कवर है। मेरी मतलब मैं जो जहां तक लगता है कि अगर आप 15 दिन अच्छे से देते हैं, एक एक चीज पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आप वीकेंड में जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना उसके अंदर आप 2 दिन रख ले, 3 दिन के, इस दिन में हम ऐसे और प्रेसी की जो है ना उर्दू के पेपर में प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। तो आपके आराम से इसमें 70 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे उर्दू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं स्टूडेंट क्यों मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं उर्दू का मसला है, उर्दू में मार्क्स कम आते हैं। वो फिर आपके मार्क्स इस वजह से कम आते होंगे कि आपकी राइटिंग का इशू होगा, तो अपनी राइटिंग को भी यहाँ पे उर्दू में इंप्रूव कर लें, ठीक है। तहसीलदार के लिए 4 चीजों पे फोकस करना है, मजमून, मुहावरात, ग्रामर और तलखीस। तलखीस में आज पढ़ा दूंगी, इसके अलावा जो मैं आज पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देन आपने डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है और मुझे डेली चेक करवानी है अपनी प्रेस
सी, ठीक है। उसके बाद मजमून है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, 2 दिन हम ऐसे पे क्लास रखेंगे, उसके बाद डेली आपकी ऐसे के ऊपर प्रैक्टिस हुआ करेगी, ठीक है। मुहावरात जो है वो आपने कलीदी उर्दू से याद करने हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्रैमिंग वाली चीज है, समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है, तो ग्रामर मैं बेसिक ग्रामर पहले पढ़ा चुकी हूँ एमपीटी के लिए, 1 पेपर के लिए जो भी है, उसके अंदर करेक्शन वगैरह भी मैंने करवा दी थी। बाकी जो ग्रामर आपसे यहाँ पर पूछता है उसके लिए इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस अरेंज करके मैं वहां पर आपको ये ग्रामर भी कवर करवा दूंगी, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है इसके अंदर हमने डिस्कस करना है तलखीस को, प्रेसी को। आपको पता है ये आपके दोनों जगह पे आनी है, ठीक है। आपके ये पीएमएस के अंदर भी आनी है और आपके ये सीएसएस के अंदर भी आनी है। तो इसीलिए इसको जरा गौर से अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी चीज की समझ नहीं है आप मुझसे यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप में भी आप सब लोग ऐड हैं, ठीक है। उर्दू के ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, जिसको जहां पर जो मसला आता है वो क्वेश्चन साथ साथ अपने राइट करते जाएं, राइट करने के बाद मुझसे ग्रुप में आके डिस्कस कर लें, ठीक है। और दूसरा ये कि जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी वो आपने डेली बेस पे करनी है, लाजमी करनी है। ग्रुप में आपको रोजाना असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है। आज वाली असाइनमेंट आप क्लास के लास्ट पर ही दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं तलखीस के बारे में। तलखीस होती क्या है? सिंपल सी चीज है। इंग्लिश में आप लोगों ने बड़ी प्रैक्टिस की है प्रेसी की, ठीक है। प्रेसी 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 करते रहते हो हर वक्त कि हमारा प्रेसी का पेपर फेल हो जाता है, हमारा ऐसे का पेपर फेल हो जाता है, ठीक है। प्रेसी की प्रैक्टिस आप लोग काफी करते हो, एडिटोरियल वगैरह से भी आप वहां पे एडिटोरियल पढ़ते हो और बाद में उसको उसकी प्रेसी बनाते हो। काफी बच्चों को मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो उर्दू के अंदर भी तलखीस वही चीज है, वही प्रेसी है जिसकी आपने इंग्लिश में प्रैक्टिस की है, रूल्स भी वही है, बस समझने की थोड़ी सी जरूरत है, ठीक है। सिंपल चीज ये है कि अगर आपके पास कोई भी इबारत है, आपने क्या करना है, उसका 1/3 लिखना है, उसका तीसरा हिस्सा लिख के एग्जामिनर को देना है। आपके पास कोई भी इबारत आ गई है, आपने क्या करना है, उसका तीसरा हिस्सा लिख कर दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हूँ मैं आपके पास सामने एक दो लाइनें रखती हूँ, मैं क्या देती हूँ, मारिया बहुत अच्छी लड़की है, मारिया पढ़ाई में ज़हीन है, मारिया वो है, मारिया वो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 लाइनों के अंदर मारिया की तारीफ बयान की है। आपने क्या करना है, इन तीनों लाइनों को समराइज करके सिंपल कह देना है, मारिया बहुत मेहनती लड़की है। बस आपने वो एक बात के अंदर, आपने एक छोटे से टॉपिक लाइन के अंदर सारी बात बता दी है ना, कि जो उसने बार बार एक्सप्लेन की है। तो हमने भी प्रेसिंग के अंदर यही करना होता है कि एक बात जो होती है ना वो बार बार दोहराई जाती है, हमने क्या करना होता है, उसका तीसरा हिस्सा जो मेन बात अंदर हो रही होती है ना, उसको हमने निकाल के एग्जामिनर के सामने रख देना होता है। प्रेसी में सिंपल ये चीज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक चीज, वो आपसे उन्वान भी मांगता है, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पता होगा आप टाइटल लिखते हो प्रेसी का, ठीक है। तो यहाँ पर उर्दू में भी आपने उसको टाइटल देना है। टाइटल आपका एक ही होना चाहिए, 2-3 टाइटल नहीं देने, इससे अच्छा असर नहीं पड़ता, ठीक है। और वो अब एग्जामिनर को क्या पता कौन सा टाइटल वो आपका ठीक करे, तो बेहतर है कि आप एक ही अच्छा वाला टाइटल लिख के आए। उसके बाद टाइटल जो है, उस पहली बात तो ये कहूंगी कि आप पूरी इबारत को पढ़ें, पूरी इबारत को पढ़ के समझें कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, देन टाइटल क्रिएट करें, ठीक है। दूसरी ये कि अगर आपको ये उलझन हो रही है कि मैंने इबारत पढ़, क्या मैं बार बार इबारत पढ़ूं, मुझे टाइटल की समझ नहीं आ रही है, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये इशू भी होता है। तो आपको जो टाइटल होगा ना वो पहली या आखिरी लाइन में से मिल जाएगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश की जब आप प्रेसी बनाते हैं, टाइटल हमेशा आपको पहली या आखिरी लाइन से मिल जाता है। उर्दू के अंदर भी यही रूल है। मैं अपनी तरफ से आपको ये कहूंगी, पूरी इबारत पढ़ें, पूरी इबारत को पढ़ें, समझें और देखें कि किस वर्ड के ऊपर बार बार बात हो रही है, देन उसको टाइटल दें। अगर आपको इससे आपको लग रहा है कि भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, ये फजूल काम मैं कर रहा हूँ, लगता है ना काफी स्टूडेंट्स को, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी पहली लाइन पढ़ लेनी है और आखिरी लाइन पढ़ लेनी है, ठीक है। पहली लाइन या आखिरी लाइन से आपको टाइटल मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टाइटल भी अच्छे वाला मिलता है, होता भी पहली या आखिरी लाइन में है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने प्रेसी बनानी है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, किन रूल्स को आपने फॉलो करके उर्दू की जो प्रेसी है उसको लिखना है, ठीक है। सेम रूल इंग्लिश में भी होते हैं जो यहाँ पर होंगे। अच्छा, इसमें नंबर 1 सबसे पहले आपका आ जाता है कि आपने सबसे पहले तो जो आपको इबारत दी गई है ना, आपने इबारत को गौर से पढ़ना है ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि बात क्या की जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा मारिया अच्छी लड़की है, पढ़ाई में अच्छी है, इंग्लिश ऐसे इस तरह से लिखती है, ठीक है। उर्दू में उसकी इतनी क्रिएटिविटी है, सब कुछ मैं बता। अब देखें बात हो रही है कि वो उर्दू में अच्छी है, इंग्लिश में अच्छी है, सिंपल वर्डिंग में बात क्या हो रही है, इस कहानी के अंदर बात ये की जा रही है कि वो मेहनती है, बात ये की जा रही है। आपने क्या करना है, पूरी इबारत को पढ़ना है। इबारत को पढ़ने के बाद आपने समझना है कि ये जो कहानी इतनी मुझे सुनाई गई है, इसके अंदर क्या किस चीज की बात की जा रही है, ताकि वो पूरी कहानी आपको समझ आ जाए। आपने उस पूरी इबारत को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। फिर जब आप दूसरी दफा उस इबारत को पढ़ोगे, आपने क्या करना है, एक रीडिंग आप कर ली, उसके अंदर आपके माइंड के अंदर एक कहानी क्रिएट होगी, आपके माइंड के अंदर एक स्टोरी आ गई है कि मारिया के बारे में ये बातें की जा रही हैं। अब आपने दूसरी इबारत पढ़नी है। दूसरी इबारत के अंदर जब आप वो स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपने देखना है कि इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं,
इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर कौन सी हैं। अब जो बातें आपको खास लग रही होंगी उनके नीचे आपने क्या करना है, उनको आपने अंडरलाइन कर देना है, उन बातों को आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। फिर आप तीसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें मीनिंग की समझ नहीं आती। उर्दू में काफी मसला बच्चों का होता है, पंजाबी में भी उर्दू में भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके मीनिंग की आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या लिखो है यार। तो उसमें आपने पता क्या करना है, आपने पूरी कहानी पढ़ी है, पहली इबारत में आपको समझ आ गया, उसी कहानी के थ्रू आपने उस वर्ड को समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि उस वर्ड को लेके आप लोग बैठ जाओ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ये नहीं करना, वहां पे बैठ के सोचना नहीं है। आप पीछे से कहानी पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है उस लफ्ज को उस कहानी के साथ रिलेट करके आपके माइंड में जो आ रहा है उसको समझ जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस वर्ड के ऊपर फिर आपने टिक के बैठ जाना है और अपना टाइम वेस्ट करना है, ये नहीं करना। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। बहुत लंबी इबारत दी हुई है, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कोई कहानियां दी हुई हैं, कोई मिसालें दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने जब अपनी प्रेसी बनानी है तो आपने उन सब चीजों को छोड़ देना है, आपको वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ना वहां पे मुहावरात लिखने हैं, ना कोई कहानियां लिखनी है, कोई कोटेशन दी हुई है, आपको वो नीचे अपनी प्रेसी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इबारत में लिखी हुई है, बस लिखी हुई है, हमने पढ़ ली है, बात खत्म। आप उसको अपनी प्रेसी के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर नंबर 5 पे आ जाता है कि अगर कोई बात बार बार दोहराई जा रही है, जैसे मैंने आपको कहा हमारे इंग्लिश में भी तेज है, उर्दू में, उर्दू भी पढ़ा लेती है, अच्छी पढ़ाती है, ये वो, ये अच्छी नहीं पढ़ाती, जो भी आपको लगता है। ठीक है, फिर आ जाती है इस्लामियात भी उसकी अच्छी है, ये। अब देखिए बात तो एक ही की जा रही है ना, बात क्या की जा रही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन तीनों फिक्रों को समझना है। ठीक है, वो पढ़ाई में अच्छी है, उसकी इंग्लिश में ऐसे इस तरह से लिखती है, उर्दू का ऐसे इस तरह से अटेम्प्ट करती है। ठीक है, इस्लामियात के क्वेश्चन वो इस तरीके से सोल्व करिए। अब मैंने तीनों को मिला के मेरे माइंड में क्या है कि ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है उसकी जहानत के बारे में, कि वो मेहनत करती है, वो मेहनती लड़की है। ठीक है, या वो जहीन लड़की है, जो भी आ रही है। अब एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा था, मैंने क्या किया, तीनों सेंटेंस को मिला के एक ही बात बना दिया कि वो जहीन लड़की है। ठीक है, तो आपने भी यही करना है कि अगर कोई इबारत जिसके अंदर एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा होगा, आपने उन बातों को समझना है और उन बातों को समझ के आपने एक ही बात बना देनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ज्यादा मुश्किल वर्ड भी यूज नहीं करने। उर्दू आप लोग कितनी अच्छी भी नहीं होती है कि आप उसके अंदर के मुश्किल मुश्किल वर्ड, आपको पता हम इंग्लिश प्रेसी के अंदर भी मोस्टली टीचर्स हमें यही कहते हैं कि मुश्किल अल्फाज जो है ना वो यूज ना किया करें, वो यूज करें जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं वर्ड्स, तो वही यूज करें। उर्दू के अंदर भी आपने वही करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं उठा के लेने। मुझे पता है जितनी सी उर्दू आप लोगों को आती है। ठीक है, उसके बाद आपने इबारत के जुमले की नकल नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इबारत पढ़ रहे हैं तो आपने वो नीचे कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। ठीक है, आपने अपने पास से वर्डिंग देनी है, अपने पास से लिखना है। इबारत का कोई भी जुमला आप वहां से उठा के नीचे अपनी प्रेसी में नहीं लिखेंगे, ये चीज भी आपने याद रखनी है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जिस चीज की समझ नहीं है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मजीद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी चीजों की। ठीक है, उसके बाद आ जाए तनकीद। अब फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिक्स के ऊपर कोई इबारत आ गई है और आप लोगों को भाई समझाया गया है ऐसे के पेपर में भी और करंट अफेयर के पेपर में भी, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी, वही कि हम तो कोई आ जाए तो फिर हमने ना उसके ऊपर तनकीद करनी है, क्रिटिसाइज करना है, हमने अपना ओपिनियन देना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वो काम आपने प्रेसी में नहीं करना। ठीक है, प्रेसी में जो इबारत लिखी हुई है, जो इबारत आपके सामने आई है, बस उसी को देखें और उसको शॉर्ट कट के लिख दें। आपने अपने पास से एक लफ्ज भी उसके अंदर ऐड नहीं करना, ना आपने किसी के ऊपर तनकीद करनी है, ना आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है एज इट इज पढ़ें और उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके नीचे प्रेसी में लिख दें, सिंपल सी चीज है। ठीक है, वजाहत बिल्कुल नहीं करनी, नहीं बताना भाई मारिया, मैंने कहा मारिया जो है वो ऐसे में अच्छी है, आप कहें हाँ सी एस एस दिया था उसके ऐसे में पूछा, उसने पूछा आपसे, उसने आपसे नहीं पूछा। ठीक है, वो आपको कह रहा है मुझे प्रेसी बना के दो। तो सिंपल चीज है, जो आपने इबारत पढ़ी है उसी इबारत को समझो, समझने के बाद अपनी वर्डिंग के अंदर उसको नीचे मेंशन कर दो, सिंपल सी चीज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा है, मतलब उनका एक ही है, तो आपने क्या करना है, उन सबको मिला के एक वर्ड बना देना, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर उर्दू में आप प्रेसी बना रहे हैं और आपके पास ज्यादा सारे वर्ड आ गए हैं और वो सारे वर्ड का मतलब एक ही है, आपने क्या करना है, उन सब वर्ड को मिलाना है और मिलाने के बाद एक लफ्ज बना देना है। अब वो एक लफ्ज आप किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पे कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारे पास एक आ जाती है यहाँ पे, वो कहता है कि शराब, चरस, सिगरेट इंसानी सेहत खराब करती हैं। वो कह रहा है शराब, चरस, सिगरेट। अब सिंपल सी चीज अपने माइंड में लेके आए, बात उसने की है शराब की। ठीक है, पहले वो कह रहा है शराब,
फिर कह रहा है चरस, फिर कह रहा है सिगरेट। अब आप खुद सोचें ये तीनों चीजें क्या है, नशा है ना। और फिर आगे कह रहा है इंसानी सेहत खराब करते हैं, तो हम सिंपल नीचे लिख दें कि जो नशा है वो सेहत को खराब करता है, या नशा मजरे सेहत है, जो मर्जी आप यहाँ पे लिख दें। तीन बातें उसने, तीन अलग अलग लफ्ज लिखे, हमने क्या किया, तीनों को मिला के एक लफ्ज बना दिया कि ये तीनों क्या थे भाई, नशा है। ठीक है, तो हमने नशे की बात कर दी। अब यहीं पर आगे देखिए कहता है अली ऐशो इशरत आवारा दोस्तों और नशे में धुत रहता है। ठीक है, मतलब कि अली, वो कह रहा है, अब उसने देखिए तीन बातें की हैं। वो कह रहा है कि अली ऐशो इशरत से भी है, रह रहा है, आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, और नशे में भी धुंध रहता है। ठीक है, नशे के अंदर वो धुत रहता है। अब इसका आप देखें, एक ही बात उसने बार बार की है ना, एक ही बात कर रहा है, या डिफरेंट वर्ड्स उसने यूज कर दिए, लेकिन सारे वर्ड्स का मतलब एक ही है। आप सिंपल लिख दें। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अली ऐश अय्याश लड़का है, यहाँ पर उसने अय्याशी की बात की, आवारगी की बात की, नशे की बात की। तो वो सिंपल भी तो लिख सकता था कि अली अय्याश है। ठीक है, ये चीज उसने आप पे छोड़ी है ना, कि आप लोग बताएं कि इसको किस तरह से आप समराइज करेंगे। तो इसको आप किस तरह से उसको शॉर्ट करके प्रेसी बना के देंगे, आप लिख देंगे कि अली अयाश है। ठीक है, या अली अयाश लड़का है, जैसे भी आप लिखें। तो यहाँ पर आप इसको, इसकी प्रेसी इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पर एक इबारत पढ़ लेते हैं, इस इबारत की फिर प्रेसी करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक दूंगी। ठीक है, उसको आपने करना है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर एक इबारत हमारे पास दी हुई है, इसमें वो कहता है सकाफत मुस्तकिल भी होती है और बदलती भी है। अब मैंने आपको पहले नंबर वन में बताया था कि सबसे पहले हम एक रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के जरिए हम इस कहानी को समझेंगे कि बात क्या की जा रही है। अब हम एक सिंपल रीडिंग करने जा रहे हैं, उस रीडिंग में हम क्या करेंगे, सकाफत मुस्तकिल भी होती है और बदलती भी है। जिंदा सकाफत किसी एक फर्द, जमात या तबके की मलकियत नहीं होती, बल्कि सारे माशरे की मलकियत होती है, जिसमें अमीर गरीब आम खास सब शामिल होते हैं। सकाफत के मुख्तलिफ मज़ाहिर मसलन ज़बान व अदब, मौसीकी, मुसव्वरी, फ़न तामीर, खेल कूद, रस्म व रिवाज और इक़्तिदार, सब के पीछे इखलाक और इखलाक का निज़ाम होता है, जो इन्हें ऐसी सूरत अता करता है जिसमें अकीदा और इखलाक की रूह हमेशा मौजूद रहती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी माशरा बुनियादी तौर पर मुसलमानों का माशरा है। इस माशरे के अकायद और इखलाक इस्लाम पर मुबनी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, रीडिंग कर ली। अब रीडिंग करने के बाद मेरे माइंड में ये स्टोरी आई है कि बात की जा रही है सकाफत और इखलाक के बारे में। ठीक है, बात क्या कर रहा है वो, सकाफत और इखलाक के बारे में। अब मैं क्या करूंगी, इसको कन्वर्ट करूंगी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं इसकी दूसरी रीडिंग करने जा रही हूँ। दूसरी रीडिंग में क्या करूंगी, मैं इसके नीचे इसको अंडरलाइन करूंगी। अब उसने पहली लाइन में बोला सकाफत मुस्तकिल भी होती है और बदलती भी है। अब इस ये एक जुमला हो गया आपका। ठीक है, सकाफत, ये आपका क्या हो गया, एक जुमला हो गया। इसमें उसने कहा सकाफत मुस्तकिल भी होती है और बदलती भी है। अब देखिए मतलब क्या है, सकाफत होती है और चेंज भी होती है, मतलब वो जिंदा सकाफत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वर्ड ले लेंगे जिंदा सकाफत। ठीक है, यहाँ पर से आप वर्ड क्या उठा लेंगे, अब ये पूरी लाइन में से हमने एक लफ्ज उठा लिया कि जिंदा सकाफत की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे में वो कहता है जिंदा सकाफत किसी एक फर्द, जमात या तबके की मालकियत नहीं होती, बल्कि सारे माशरे की मालकियत होती है, जिसमें अमीर गरीब आम खास सब शामिल होते हैं। अब यहाँ तक उसने क्या किया, ये आपका आ गया दूसरा फिक्रा। ठीक है, दूसरा जुमला आपका। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारा दूसरा सेंटेंस। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में वो कह रहा है कि जिंदा सकाफत किसी एक फर्द, जमात या तबके की मालिकियत नहीं होती, बल्कि सारे माशरे की मालिकियत होती है, जिसमें अब देखिए उसने यहाँ पर क्या किया है। जहां पर एक सिंपल सी चीज देखें, उसने क्या किया है, उसने एक तो पहले बात की जिंदा सकाफत किसी एक फर्द, जमात या तबके। ठीक है, एक एक ही वर्ड को उसने बार बार लिखा। सिंपल वो यहाँ पे एक वर्ड लिख देता माशरा, तो हमें पता है माशरे में सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसने फिर नीचे लिखा अमीर भी शामिल होते हैं, गरीब भी होते हैं, आम भी होते हैं, खास भी होते हैं। अब यहाँ पर देखें एक ही वर्ड को बार बार, मतलब उसने क्या किया कि माशरे के अंदर जो जो चीजें होती है ना, उसने सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया। अब आपने क्या करना है, सबको मिलाना है और मिला के एक लफ्ज बना देना है। आप क्या कहेंगे कि जिंदा सकाफत किसी माशरे की मलकियत होती है। ठीक है, किसी माशरे की मुकम्मल मलकियत होती है। अब जब हमने कहा कि किसी माशरे की मलकियत होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आम खास गरीब अमीर सारे बंदे आ गए, क्योंकि हमने सोसाइटी की बात कर दी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तीसरे मिसरे की तरफ। तीसरे मिसरे में वो कह रहा है हमारे पास कि सकाफत के मुख्तलिफ मज़ाहिर मसलन ज़बानों, अदब, मौसीकी, मुसव्वरी, फन तामीर, खेल कूद, रस्म रिवाज और इक़्तिदार, सब अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, तीसरा स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा आगे भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर, इसको रेज कर देते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है,
तो ये देखें, ये फिर आपका यहाँ से तीसरा स्टार्ट हो रहा है। तीसरे में फिर वो कहते हैं कि पीछे इखलाक, इखलाक का निजाम होता है जो उन्हें ऐसी सूरत अता करता है जिसमें अकीदा और इखलाक की रूह हमेशा मौजूद रहती है। अब यहाँ तक आपका क्या था? तीसरा सेंटेंस था। यहाँ तक आपका क्या था? तीसरा सेंटेंस था, जिसमें वो कह रहा है कि उसमें इखलाक का निजाम मौजूद होता है जो आपको एक ऐसी सूरत देता है। मतलब कि वो कह रहा है कि इसके अंदर उसने बात की है फन की, अदब की बात की है और फन की बात की है। मैं आपको पिछला दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बात की है। यहाँ पर वो बात कर रहा है रस्मों रवायात की। ये देखिए, रस्मों रवायात आ गए, ठीक है, मौसीकी हो गई, ठीक है। अब ये जो मौसीकी है, रस्मों रवाज है, ये सारा आपका क्या किस में आ जाता है? ये आ जाता है फन के अंदर। ये आपका फन है। और अदब तो उसने खुद ही कह दी है। तो मतलब उसने किस चीज की बात की है? अदब और फन की। तो जब आपने प्रेसी बनानी है तो आपने वहां पर इस सब को खत्म करके सिर्फ दो वर्ड लिख देने हैं, अदब और फन, ठीक है, अदब और फनून। फिर उसके बाद देखिए लास्ट पे उसने एक लाइन लिखी है जिसमें वो कहता है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी माशरा बुनियादी तौर पर मुसलमानों का माशरा। हमें भी पता है कि पाकिस्तानी माशरा मुसलमानों का माशरा है और इस माशरे के अकायद और इखलाक इस्लाम पर मुबनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हम नीचे पर प्रेसी बनाएंगे तो हम प्रेसी में लिख देंगे कि पाकिस्तानी माशरे का जो इकदार है या पाकिस्तानी माशरे की जो सकाफत है वो इस्लाम पर मुबनी है। बस सिंपल सी चीज है। अब प्रेसी देखे कैसे बनाई है, लिखा है कि जिंदा सकाफत सारे माशरे की मालकियत सकाफत के मजाहिर अदब व फनून है। कि पहली लाइन में उसने जिंदा सकाफत की बात की। फिर उसने कहा कि ये हर आम खास गरीब अमीर। हमने क्या किया, हमने उसको पूरे माशरे की मालिकियत का नाम दे दिया, ठीक है। हमने कहा सारे माशरे की मालिकियत। फिर उसने कहा कि उसके अंदर रस्म रवाज भी आ जाते हैं, अदब भी आ जाता है, खेल भी आ जाती है। इसका मतलब उसने अदब और फन की बात की है। तो हमने कहा कह दिया कि सकाफत के मजाहिर अदब और फनून होते हैं। सकाफत के मजाहिर क्या चीज होती है? अदब और फनून होते हैं। फिर वो कहता है, उसने प्रेसी के अंदर जो अपनी इबारत है उसमें उसने बात की कि जो सकाफत होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इखलाक के ऊपर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो इखलाकी निजाम पर मुंबई होते हैं। फिर नीचे उसने एक एग्जाम्पल दी थी पाकिस्तान वाली, हमने भी लिख दिया जैसे कि पाकिस्तानी माशरा इस्लामी इक़दार पर मुंबई है। तो ये क्या हुआ कि आपका नीचे उसकी प्रेसी बन गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने अब सारे वही रूल्स फॉलो किए हैं जो पीछे हम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड मैंने उठाया नहीं है। मैंने क्या किया है, उसको इबारत को पढ़ा है, इबारत को पढ़ने के बाद उसको समझा है, ठीक है। उसको एक कहानी मेरे माइंड में आई, मुझे पता चल गया कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है सकाफत और इखलाक के बारे में, ठीक है। वो कह रहा है कि सकाफत जो होती है वो जिंदा होती है और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? इखलाक के ऊपर। अब जो पाकिस्तान का माशरा है उसमें मुसलमान रहते हैं और ये माशरा जो है ये किस चीज के ऊपर, इनकी सकाफत, इनका कल्चर किस चीज पे डिपेंड करता है? इनकी जो सकाफत है वो डिपेंड करती है इस्लाम के ऊपर। तो मैंने नीचे भी यही लिख दिया है कि जो जिंदा सकाफत होती है वो सारे माशरे की मालकियत होती है और सकाफत के मजाहिर अदब और फनून होते हैं जो इखलाकियात पर मुंबई होते हैं, जैसा कि पाकिस्तानी माशरा इस्लामिक इक़दार पर मुंबई है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, उसकी रेसी बना दी है। अब यहाँ पर आई थिंक आपको चीजों की समझ आ गई होगी। बड़ी इजी चीजें हैं। अब आपने क्या करना है, डेली बेस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस चीज की समझ नहीं आए मेरे से आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट है ये वाली, आपने असाइनमेंट करनी है। पास पेपर में से मैंने एक प्रेसी पैराग्राफ आपको दी है, आपने इसकी प्रेसी जो है वो बना के मुझे कल वाली क्लास से पहले पहले इवेलुएट करवानी है, ठीक है। कल वाली क्लास से पहले अगर नहीं आएगी ना तो फिर मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगी। मैंने ग्रुप में पहले यही बात की थी कि अगर आप लोग काम करोगे देन मैं पढ़ाऊंगी, काम नहीं करोगे तो नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो वो आपने मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये प्रेसी आपकी ये असाइनमेंट है, आपने करके मुझे इवेलुएट करवानी है, ठीक है। आपने इसको टाइटल भी देना है और इसकी प्रेसी भी बनानी है। प्रेसी 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस चीज की यस प्रेसी के अंदर भी आपकी पहली असाइनमेंट है तो यहाँ से भी आप अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप वो भी मेरे साथ ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।